हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टेप्स है हमारे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। हमने ऑलरेडी पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। एक क्विक रिकैप लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन जब हम प्लान्स बनाते हैं ना, उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना, और ऑर्गेनाइजिंग में साथ ही साथ हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है। उस फ्रेमवर्क में हम हर एक बंदे को उसकी असाइन्ड जॉब दे दें ताकि हर एक को पता चले कि मुझे किसके अंडर काम करना है और कौन मेरे अंडर काम कर, यानी मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको ऑर्डर्स देने हैं। सो डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारा है क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहां पर पहले आपको चीजें समझनी है। कभी कभी क्वेश्चन लिखा होता है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कभी लिखा होता है फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कभी लिखा होता है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तीनों चीजें एक ही है, आपको एग्जाम में खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, क्लियर हो गया। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें काम क्या करना है। बात आपको समझ आई। और फिर उसी काम को हम डिवाइड करते हैं। सो आई कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर। मान लो हमारा काम है, हमें एक मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे काम, ये मोबाइल फोन तो प्रोडक्ट एक है, लेकिन हम इसको आप डिवाइड, यहां पर है ना आइडेंटिफिकेशन, हमने आइडेंटिफाई करा फॉर एग्जांपल दैट वी हैव टू मैन्युफैक्चर ए मोबाइल फोन। अब हम इस काम को डिवाइड क्या करेंगे, इस मोबाइल फोन में एक बंदे को दे देंगे काम, वो इसकी स्क्रीन्स बनाएगा, एक बंदा इसकी पैकिंग करेगा, एक बंदा बैटरीज बनाएगा, एंड सो ऑन। बात आपको समझ आई। अब हर एक बंदे को, मिस्टर ए को हमने स्क्रीन का काम, बी को पैकिंग का, सी एंड सो ऑन, इनको काम अलग अलग दे दिया। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। व्हेन द वर्क इज आइडेंटिफाइड, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हम इनको छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करते हैं, डिवाइड, एंड ईच पर्सन इज असाइन्ड दीज ए स्मॉल यूनिट ऑफ द वर्क। इस हर एक बंदे को एक एक यूनिट दे देते हैं। अब ये बंदा यही काम करेगा, जब ये बहुत सारे टाइम के लिए काम करेगा ना, तो ये इस फील्ड में एक एक्सपर्ट बन जाएगा। बात आपको, जैसे आप बैंक पे जाते हो, देयर इज अ पर्सन नेमली कैशियर, वो अगर मैन्युअली भी कैश काउंट करेगा ना, वो बहुत ज्यादा तेज काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वही यूनिट ऑफ वर्क दिया गया है बैंक में। जब वो बहुत टाइम के लिए वो काम, तो उसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई करा हमें क्या काम करना है, उसके बाद दूसरा, उस काम को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके हर एक बंदे को एक एक यूनिट दे दिया काम का। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज ग्रुपिंग एक्टिविटीज। ग्रुपिंग एक्टिविटीज। अब हमने काम को तो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करा ना, अब हम इनको ग्रुप करेंगे। जो सिमिलर या रिलेटेड काम होंगे उनको हम एक डिपार्टमेंट, सेक्शन या डिवीजन के अंडर रखेंगे। बात आपको समझ आई। सो आई कैन से दैट वंस द एक्टिविटीज आर डिफाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज। सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज जो है ना, उनको हम एक डिवीजन, डिपार्टमेंट या ग्रुप में रखते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिपार्टमेंटेशन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन। सो व्हेन वी ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज इनटू वन डिवीजन, सेक्शन और डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, हो गया। ग्रुपिंग एक्टिविटी, इसमें क्या करते हैं, सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज को एक ग्रुप या डिवीजन में हम रखते हैं। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब एक्चुअल में यहां पर हम एक बंदों को काम देना स्टार्ट करेंगे। हमने बोला था पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने वर्क को डिवाइड करा, लेकिन फिर उसके बाद क्या करा काम, जो हमने यहां पर छोटे छोटे यूनिट्स बनाए ना, उसमें जो सिमिलर यूनिट्स थे ना, उनको हमने ग्रुप्स में रखा। बात आपको समझ आई। अब जब ग्रुप्स में रखा, अब इन ग्रुप्स में जो अब इन ग्रुप्स को क्या करेंगे, हम हर एक बंदे को इस ग्रुप में एक काम असाइन करेंगे। बात आपको समझ आई। सो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल्स को असाइन करेंगे ड्यूटीज, लेकिन वही ड्यूटीज देंगे जिस बंदे को जैसा जैसा उसका एप्टीट्यूड होगा, जैसी नॉलेज होगी, जैसा उस बंदे के पास
एक्सपीरियंस होगा उसको उसी के हिसाब से काम दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बंदे को अकाउंटिंग का काम देना है तो हम उसी बंदे को हायर करेंगे ना जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा। सेम यहाँ पर मान लो आप, अगर मुझे अब ग्रुप में किसी को काम देना है अकाउंटिंग का, तो ग्रुप में 2 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 ही रखते, एक का आर्ट्स बैकग्राउंड है, एक का कॉमर्स बैकग्राउंड है। अकाउंटिंग का काम किसको देंगे? जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है। हम समझ आ गए आपको? सो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। व्हाट वी डू इन असाइनमेंट, आफ्टर फॉर्मिंग द ग्रुप वी असाइन ड्यूटी टू ईच इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म दैट जॉब। ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या, उसकी नॉलेज क्या, एक्सपीरियंस क्या, उसी हिसाब से हम इसको काम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये एक सेपरेट टॉपिक भी है डेलीगेशन ऑफ, लेकिन यहाँ पर समझते हैं। हमने जब इस बंदे को कोई काम दे दिया ना, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि हम क्या कर, जब किसी बंदे को कोई काम देते हैं उसके बाद उसको अथॉरिटी भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बंदे को अथॉरिटी दे देंगे वो काम करने के लिए। ठीक है, यूजुअली हम देखते हैं कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो ना जिसके बहुत सारे ब्रांच है, तो आपकी ट्रांसफर हो गई एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, या आप न्यूली रिक्रूटेड एस्पायरेंट हो तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। उस ज्वाइनिंग लेटर में आपका रोल लिखा जाता है कि आप फॉर एग्जाम्पल एज अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर हैविंग गिवन द अथॉरिटी टू go to the accounting section and do work as an accountant। ठीक है, सो यहाँ पर जब हमने इस तीसरे स्टेप में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कर ले, यानी एक बंदे को काम दे दिया जिस काम के लिए वो बेस्ट सूटेबल था, अब हम उसको देंगे उस काम को करने के लिए अथॉरिटी। ठीक है, सो आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज द नेक्स्ट स्टेप इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ईच इंडिविजुअल इज गिवन द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू परफॉर्म द जॉब असाइन्ड टू हिम। क्लियर हो गया आपको? एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। अब हम इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे। आपको कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सेपरेट। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज मींस हमने यहां पर करा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, हमने देखा था हमें क्या काम करना है, फिर इसको छोटे छोटे यूनिट्स में हमने डिवाइड करा था। लेकिन एट द एंड मैंने अभी एग्जांपल दी थी मोबाइल फोन की। हमने देखा फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि हमें एक मोबाइल फोन बनाना है। ठीक है, हमने इसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करा इस काम को, लेकिन एट द एंड हमें लास्ट में बनाना क्या है? मोबाइल फोन बनाना है ना। सो ये सारी जो एक्टिविटीज है जिनको हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करा, इन सब का आउटपुट है मोबाइल फोन। ठीक है, सो इन एक्टिविटीज को हमें कोऑर्डिनेट करना है ताकि जो हमारा आउटपुट है ना मोबाइल फोन का, उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम बहुत सारे सेक्शन में, एक सेक्शन में बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, ये सेक्शन या ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में डिपेंडेंट होता है, वो सेक्शन किसी और डिपार्टमेंट में डिपेंडेंट, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स को अच्छा इनका आउटपुट निकले, वहां पर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। यहां पर हम डिफाइन करते हैं इंटर रिलेशनशिप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है, हम उनको फॉर एग्जांपल अगर परचेज डिपार्टमेंट है हमारे सेक्शन, हमारे बिजनेस में, तो इसको कोई परचेज करनी है, इसको पैसे चाहिए, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाना है। ठीक है, बात आपको समझ आ रही? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, दैट वी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, वी डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज, ताकि हर एक बंदे को पता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, इसको पता है अगर मुझे कोई परचेज करनी है, आई हैव टू कंसल्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट ताकि मैं परचेज अच्छे से कर सकूं। ठीक है, सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। What we do in coordinating activities, we define interrelationship between various persons and departments so that our output can be good। ठीक है, so यहाँ पर हो गया किस क्या हमने डिफाइन करा? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल से 5 स्टेप्स है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एक्टिविटीज, द थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको डिफाइन करते हुए हमें यहां पर देखना है कि जो हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे पास एक तो फंक्शनल है, दूसरा डिविजनल है। हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। अगर आपने ये दोनों नहीं पढ़े हैं तो जो इस डिफरेंस के पॉइंट्स है ना, ठीक है, आप उन्हीं को डिफाइन कर सकते हैं। जो मैं फंक्शनल के पॉइंट्स लिखूंगा, आप उसी को, अगर एग्जाम में आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को वही पॉइंट्स लिख के डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले जो इनके बीच में डिफरेंस है ना, किसके बीच में? फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फंक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। ठीक है,
सो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें जो मेजर फंक्शंस होते हैं ना बिजनेस के, उनको हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। जैसे मान लो फाइनेंस एक काम है तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ऐसे ही सेल्स एक फंक्शन है तो हमने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारे पास कौन सा है फंक्शनल, इसमें क्या होता है, ईच मेजर फंक्शन इज अ डिपार्टमेंट, इज अ डिपार्टमेंट। वही अगर मैं देखूं किसको, डिविजनल स्ट्रक्चर को, तो मैं बोलूंगा जो डिविजनल है इसमें क्या होता है, ईच मेजर प्रोडक्ट या ईच प्रोडक्ट इज अ डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया आपको? सो आई कैन से दैट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर फंक्शन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, whereas in divisional structure each major product is a separate department। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो मेजर फंक्शन होता है वही एक डिपार्टमेंट होता है, और जो डिवीजन होता है ना डिविजनल स्ट्रक्चर, उसमें एक मेजर प्रोडक्ट ही क्या होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो यहां पर क्या है, जो आपको प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप एक पे फिक्स नहीं कर सकते, एक डिपार्टमेंट पे, लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, उस पे आप प्रॉफिट जो है ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट में फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जब हमने बोला फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम बिजनेस का जो मेजर फंक्शन है उसको एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो पूरे बिजनेस की सेल्स को देखता है। बात आपको समझ आई? उसमें हम ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो पूरे बिजनेस के अकाउंट्स देखता है, तो उस वहां पर क्या होगा काम, आप प्रॉफिट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, यहां पर हर एक प्रोडक्ट हम डिवाइड करते हैं एज ए डिपार्टमेंट, तो हर एक प्रोडक्ट जो होगा ना, इसका जो सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, हम उन डिपार्टमेंट्स पे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। तो मैं यहां पर बोलूंगा फंक्शनल में रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट्स कैनॉट बी फिक्स्ड ऑन वन डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, मैं डिविजनल की बात करूं, तो मैं बोलूंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट्स कैन बी फिक्स्ड। क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स। पहला क्या है, पहला हमारे पास है कि जो हमारे पास फंक्शनल है ना, इसमें हम हर एक मेजर को फंक्शन को एज ए डिपार्टमेंट रखते हैं, और जो हमारे पास डिविजनल है इसमें हम हर एक प्रोडक्ट को क्या रखते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं डिपार्टमेंट। दूसरा हमने पॉइंट देखा कि जो फंक्शनल है ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर हम क्या करते हैं काम, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा, कहां नहीं फिक्स की जा सकती, प्रॉफिट्स की एक डिपार्टमेंट में, लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर मैं देखूं जो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये इकोनॉमिकल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमारे पास जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है, टू या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर को कंबाइन करके बनता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर तभी होता है इकोनॉमिकल या लेस एक्सपेंसिव, लेकिन जो डिविजनल होता है वो होता है कॉस्टली। ठीक है, जैसे हमने पहला देखो, आप हमने यहां पढ़ा था ईच मेजर फंक्शन इज अ डिपार्टमेंट। ठीक है, हमने मेजर फंक्शन को क्या बनाया था, डिपार्टमेंट। यहां हमने ईच प्रोडक्ट को क्या बनाया, डिपार्टमेंट। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे ना, जैसे सेल्स, अकाउंट्स, बाकी सारी चीजें वो अलग अलग होंगी। बात आपको समझ आई? मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट ए है, उसके फिर अलग अलग फंक्शंस है, जैसे सेल्स, अकाउंट्स, बाकी सारे। तो ये जो डिविजनल होता है ना, ये होता है कॉम्बिनेशन किसका, टू और मोर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसकी जो तीसरी डिफरेंस है, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है इकोनॉमिकल, मींस लेस एक्सपेंसिव। लेकिन जो डिविजनल होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस्टली। कॉस्टली क्यों होता है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड by combining two or
more functional structures। क्लियर हो गया आपको? फिर से समझते ये पॉइंट। मैंने बोला कि जो हमारे पास फंक्शनल होता है वो इकोनॉमिकल होता है ना, लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो हमारे पास डिविजनल होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर, ये कॉस्टली होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये तभी बनता है जब हम दो या उससे ज्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ये 3 पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 4 इज, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये यूजफुल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फर्म्स। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये यूजफुल होता है हर तरह की फर्म के लिए। कोई कैसा, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी इकोनॉमिकल होता है। लेकिन जो डिविजनल होता है ना, ये उन बिजनेस में यूजफुल होता है जो डाइवर्सिफाइड होंगी, यूजफुल फॉर डाइवर्सिफाइड फर्म्स। जहां पर मान लो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के को ऐसे मेंटेन करना, उनका एक ही, फॉर एग्जांपल उनका सेल्स डिपार्टमेंट एक रखना, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट एक रखना, उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रखना, ये पॉसिबल नहीं हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है इसको मेंटेन करना। तो वहां जब ये डाइवर्सिफाइड बहुत बड़ी फर्म्स होती है, क्या करती है ये, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर पे फोकस करती है। फिर अपने प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। यहां तक क्लियर हो गया? एंड द लास्ट इज, अगर मैं देखूं, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये किस पे फोकस करता है? ये करता है मेन जो होता है ना फंक्शंस, उन पे फोकस। जैसे हमने देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम मेजर फंक्शंस को बनाते हैं डिपार्टमेंट। सो फंक्शनल किस पे फोकस करेगा? ये करेगा मेजर फंक्शंस पे, ये फोकस करेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं डिविजनल की बात करूं तो ये किस पे फोकस करेगा? ये करता है मेजर कंपोनेंट्स पे फोकस। बात आपको क्लियर हुई? ये जो लास्ट वाला पॉइंट है पहले पॉइंट से मिलता जुलता है। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में ईच मेजर फंक्शन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, और वहां हमने डिविजनल में देखा था ईच मेजर प्रोडक्ट इज अ डिपार्टमेंट। यहां पर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, इसमें फोकस किस पे दिया जाता है? मेन फोकस क्या होता है? मेजर फंक्शन। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, दे विल फोकस ऑन द सेल्स। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो अपने फंक्शन पे फोकस करेंगे। लेकिन जो डिविजनल, इसमें मेजर कंपोनेंट्स पे फोकस। मेजर कंपोनेंट्स मीन जो इनके मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे प्रोडक्ट ए है तो जो उसका डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट ए पे फोकस करेगा, उसकी सेल्स मेंटेन करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा, प्रोडक्शन मेंटेन करेगा। क्लियर हो गया? तो दिस वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच।